ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं जो इंसानों को भी खा जाते हैं, और उनमें से एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर का आधा शरीर खा जाता है। और जब वो होश में आता है तो अपने आप को अपनी बहन के शरीर के अंदर पाता है, और उस दिन के बाद से उसको एक अजीब सी इच्छा होने लगती है। वो रात के समय अपने शरीर को छूने लगता है और नहाते वक्त अपने शरीर को देखकर शर्माता है। उसे अपने बॉडी का सीक्रेट रिवील करने के लिए जानना होगा कि जब वो कोमा में था तब उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि वो एक लड़की में बदल गया। तब आप लोग अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ उसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसको एक बड़ी सी दीवार ने बांट कर रखा था। इस दीवार के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो वहाँ पर राज करते हैं। उन्होंने ही बाहर की दुनिया को पूरा खंडहर में बदल दिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई कायदे कानून नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को खाने की कमी होती है और उन्हें दूसरों से बचकर रहना होता है। वहीं दूसरी तरफ दीवार के अंदर की दुनिया एकदम हेवन जैसी है, जहाँ पर सभी रहना चाहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस हेवन में खाने की कोई कमी नहीं है। वहाँ के लोगों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई है और वहाँ का माहौल भी बहुत खूबसूरत है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मिमी हिमे से, जो अपने दोस्त टोक्यो को बताती है कि आज स्कूल में उनका एग्जाम होगा। पर टोक्यो उसकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर उनका एग्जाम होता तो स्कूल वाले उन्हें पहले से बता देते। पर अचानक से कुछ ही देर में मिमी हिमे की बात सच हो जाती है और स्कूल में सच में उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनका टेम्परेरी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम के समय टोक्यो अपनी स्क्रीन में एक अजीब सा सवाल देखता है, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? पर तभी वो क्वेश्चन अचानक से गायब हो जाता है और तब टोक्यो को समझ आता है कि ये सब उसका वहम होगा। एग्जाम खत्म होने के बाद टोक्यो मिमी हिमे से पूछता है कि उसको टेस्ट के बारे में पहले से कैसे पता था। तब उसे बताती कि ये सब उसका एक तुक्का था जो कि एकदम सही हो गया। उसके बाद टोक्यो उसे अपने अजीब से सवाल के बारे में बताता है जो कि उसने एग्जाम के समय में देखा था। ये सुनते ही मिमी उसे बड़ी सी दीवारों के पास ले जाती है और बोलती है कि उसका ऐसा अंदाजा है कि उन दीवारों के बाहर एक बड़ी दुनिया है। अब जब वो उसके बारे में सोचती है तभी उसके दिमाग में 2 चेहरे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक बिल्कुल टोक्यो जैसा लग रहा था। टोक्यो वहाँ पर ही बड़ा हुआ था तो वो दीवार के अंदर की चीजों को अपनी पूरी दुनिया समझता था। पर मिमी हिमे की बात सुनने के बाद वो एक लंबी सोच में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको रात में नींद आना बंद हो जाती है। वो वापस दीवारों के पास जाता है, पर तभी उसको प्रिंसिपल देख लेती है। तब टोक्यो जिज्ञासावश अपनी प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या सच में उन दीवारों के बाहर एक अलग दुनिया है। तब प्रिंसिपल सोचती है कि उसको ये सच्चाई आज न कल तो पता चल ही जाएगी, तो उसे बताती कि दीवारों के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। तभी हमारा सीन बाहर की दुनिया में बदल जाता है। 15 साल पहले दुनिया में एक आपदा आ गई थी, जिसकी वजह से सब कुछ खंडहर में बदल गया था। तब हम देखते हैं कि 2 भाई बहन रास्ते में चल रहे होते हैं और बड़ी बहन का नाम किरुको होता है और छोटे भाई का नाम मारू होता है। उनकी बातों से समझ आता है कि वो लोग हेवन ढूंढ रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि वो असलियत में कहाँ है। हैरानी की बात तो ये थी कि मारू एकदम टोक्यो की तरह दिखता है। दोनों भाई बहन बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं होते हैं। जब वो लोग एक घर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ खाने को मिल जाएगा, पर जब वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि गेट तो लॉक्ड है। तब मारू खिड़की तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ से उसको टॉयलेट पेपर मिलता है, जिसको देखकर किरुको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बाथरूम जाती है। वो वहाँ से गेहूं का पहाड़ हटाती है और अपना काम करना शुरू करती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से टॉयलेट यूज नहीं किया था। पर तभी मारू वहाँ आ जाता है और किरुको को काम लगाते हुए देख लेता है, क्योंकि वहाँ बाथरूम का दरवाजा तो था नहीं, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो दोनों घर में खाने की चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो लोग एक कपल्स के कंकाल को देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मर गए थे, जिससे उनको पता चलता है कि उस घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पर उनको दूसरे घरों में कुछ खाने का सामान मिल जाता है और हमारी किरुको को खाना बनाना नहीं आता था, पर तब भी वो लोग कुछ खा पी के अपना पेट भर लेते हैं। अगले दिन रास्ते में उनको कुछ गुंडे मिलते हैं और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई कायदे कानून नहीं है, वहाँ पर लड़कियों को बहुत ही संभल कर रहना पड़ता है। तब मारू उन गुंडों से लड़ने लगता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक स्किल्ड फाइटर है। वो गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। पर तभी किरुको अपनी स्पेशल बंदूक निकालती है और एक लेजर बीम फायर करती है, जो कि एक खंबे को तुरंत पिघला देती है और वो खंबा वहीं गिर जाता है, जिसको देखकर वो गुंडे तुरंत हारी मान जाते हैं। उसके बाद किरुको उनसे हेवन के बारे में पूछती है, जिससे उसको पता चलता है कि वो जगह टमाटरों से भरी हुई है, इसकी वजह से उस जगह को हेवन कहा जाता है। और किरुको वहाँ जाने का डिसाइड करती है। उसके बाद किरुको बैटरी लेने के लिए उन गुंडों को धमकी देती है, और जब वो लोग देखते हैं कि किरुको अपनी बंदूक के नीचे बैटरी लगा रही है तो वो समझ जाते हैं कि उसकी बंदूक ऊर्जा पनपती है, जिससे वो लोग बहुत गुस्सा जाते हैं। पर वो बस उनको जाते हुए देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। रास्ते में किरुको और मारू अपनी उम्र के बारे में बात करते हैं। मारू बताता है कि वो 15 साल का है, पर किरुको को अपनी उम्र याद नहीं होती, इसलिए वो बोलती कि वो लगभग 20 साल की होगी। जल्दी कुछ देर बाद वो लोग एक होटल में रुकने के लिए जाते हैं। इस दुनिया में पैसे की तो कोई कीमत नहीं थी, इसलिए किरुको मालकिन को कुछ बैटरी देती है उन्हें वहाँ रुकने देने के लिए। उसके बाद किरुको वहाँ की मालकिन से हेवन के बारे में पूछती है और उसे 2 आदमियों की तस्वीरें भी दिखाती है, ये जानने के लिए कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि उसके लिए वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। पर वो मालकिन को ना ही हेवन के बारे में पता था और ना ही उन आदमियों के बारे में। किरुको उसका जवाब सुनकर निराश हो जाती है। वो बस मारू को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो लोग गर्म पानी से नहाते हैं। जब किरुको अपने शरीर में लगे घावों को शीशे में देखती है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। बाद में जब वो लोग मालकिन से बातें करते हैं तब उनको पता चलता है कि वहाँ रात में एक खतरनाक मॉन्स्टर आते हैं, जिसको सुनकर किरुको डरती नहीं बल्कि उत्तेजना के साथ बोलती है कि उसके पास एक ऐसी अनोखी बंदूक है जो मॉन्स्टर को मार सकती है। पर ये सुनते ही अचानक से मालकिन के चेहरे में उदासी छा जाती है, पर वो जल्दी नॉर्मल हो जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाते वक्त मालकिन मारू और किरुको को याद दिलाती है कि भाई बहन के लिए एक बच्चा पैदा करना ठीक बात नहीं है। ये सुनते ही दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और किरुको समझाती कि वो और मारू भाई बहन नहीं है और उसको मारू में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बताती कि वो मारू की बॉडीगार्ड है, जिसको मारू ने टोक्यो में हायर किया था।
जब उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है तब किरुको और मारू अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। मारू ये जानकर थोड़ा उदास हो जाता है कि किरुको को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसका बर्ताव देखकर ऐसा लगता है कि मारू को किरुको के ऊपर क्रश है। उसके बाद किरुको मारू को मनाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। तब हमको पता चलता है कि मालकिन ने उनके खाने में नींद की दवा मिला दी थी। इस दौरान हम देखते हैं कि मालकिन ने अपने हाथों में एक शॉटगन पकड़ी हुई है और एक खतरनाक मॉन्स्टर उड़कर उसके होटल के पास आ जाता है। जब किरुको आखिर में उड़ जाती है तब वो बाहर एक इंसान खा जाने वाले मॉन्स्टर को देखती है, जिसको देखकर वो तुरंत मारू को उठाती है और दोनों हथियार लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वो अपनी नींद उड़ाने के लिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, जिससे नींद की दवा का असर चला जाए। तभी मालकिन उनको देख लेती है और उनको अंदर जाने के लिए बोलती है। किरुको को लगता है कि मालकिन उन्हें मॉन्स्टर से दूर रखना चाहती है, इसलिए उसने उनके खाने में नींद की दवा मिला दी थी। उसी वक्त वो बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ फिर से दिखता है, जिसको देखकर किरुको और मारू उसका पीछा करते हैं। ये बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत ही डरावना लगता है और इसका सिर भी नहीं था, लेकिन इसका वार इतना खतरनाक होता है जो आसानी से एक इंसान के शरीर को काट सकती है। किरुको और मारू उस फाइट में बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जिससे वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हावी हो जाते हैं। पर किरुको जब इस मॉन्स्टर को गोली से मारने वाली थी तभी वो मालकिन उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि वो उसका बेटा है, जिससे हमको पता चलता है कि कुछ दिनों पहले इस मॉन्स्टर ने मालकिन के बेटे को खा लिया था और अब उसको ऐसा लगता है कि उसका बेटा उसके पेट के अंदर है और अब से वो मॉन्स्टर उसी का बेटा है। मालकिन किरुको और मारू को बताती है कि ये मॉन्स्टर उनको परेशान नहीं करेगा, बल्कि ये उनके दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने में मदद भी करेगा। ये सुनकर किरुको उसकी बात में विश्वास कर लेती है और जैसे किरुको अपनी बंदूक नीचे करती है वैसे ही वो मॉन्स्टर उस मालकिन को 2 हिस्सों में काटकर खा जाता है, जिससे मारू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और किरुको के आंसू पोंछकर अपनी सारी ताकत लगाकर मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और अपना हाथ उसके शरीर में घुसेड़कर उसका दिल कुचल देता है। मारू के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो एक नॉर्मल आदमी के पास नहीं हो सकती। लड़ाई खत्म होने के बाद अगली सुबह किरुको और मारू अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त वो सोचते हैं कि वो मालकिन सच ही बोल रही होगी कि उस सूरत में उस मॉन्स्टर के अंदर उसके बेटे की पर्सनैलिटी थी और उसने उसको कई बार बचाया भी होगा, पर आखिर में वो एक मॉन्स्टर ही था जो हर जगह लोगों को मारता है और खाता है, नहीं तो वो दुनिया इतनी बुरी हालत में थोड़ी होती। वो दोनों इस बारे में बात करना नहीं चाहते थे, वो बस उन गुंडों के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं हेवन को ढूंढने के लिए। बहुत ही लंबी यात्रा करने के बाद वो लोग एक खेत को देखते हैं जो कि पूरा टमाटरों से भरा हुआ था, जिसको वो लोग हेवन समझ लेते हैं। तभी किरुको मारू से पूछती है कि वो उस हेवन में क्यों जाना चाहता है। तब मारू एक बॉक्स निकालता है और उसके हिसाब से किसी ने उसको इस हेवन में जाने को कहा था और एकदम उसके जैसे दिखने वाले लड़के को ढूंढने के लिए कहा था। वो उस बॉक्स से एक इंजेक्शन निकालता है और अपने शरीर में लगा लेता है, जिससे वो और लोगों को बचा सके। ये सुनते ही किरुको अपनी यादों में चली जाती है जब एक घायल औरत उसे मारू को हेवन में ले जाने के लिए भीख मांग रही थी। उसके बाद कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं जो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, एकदम बच्चों की तरह। वो लोग उनको बताते हैं कि तबाही के बाद वहाँ के लोगों ने अपने घर को फिर से बनाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने टमाटरों के पेड़ लगाए और फिर और भी पेड़ लगाए, तभी शायद उस जगह को टमाटरों का हेवन कहा जाता है। मारू को देखने के बाद वहाँ के लोग जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुए, जिसको देखकर किरुको समझ गए कि वहाँ उसके जैसे दिखने वाले कोई और नहीं है और ये वो जगह है ही नहीं जिसको मारू ढूंढ रहा था। ये जानने के बाद दोनों थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। तभी मारू एक बॉक्स देखता है जिसमें एक मार्क बना हुआ होता है और वही मार्क किरुको की अनोखी बंदूक में भी बना हुआ था। तब वो लोग सोचते हैं कि अनोखी बंदूक इस दुनिया की है ही नहीं और ऐसा भी हो सकता है कि ये उस हेवन से रिलेटेड हो। उसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि ये बॉक्स यहाँ कैसे आया, पर गाँव वाले बस इतना ही जानते थे कि इस बॉक्स के अंदर से सामान आता था टोक्यो से। जब वो लोग हेवन का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाते तो वो लोग टोक्यो वापस जाने का सोचते हैं। बोर्ड पर मारू अफसोस जताता है कि जब हेवन कहीं मिल ही नहीं रहा है तो वो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी किरुको के साथ खेती करते हुए बिताए। उसके बाद मारू बड़ी हिम्मत करके किरुको के सामने अपनी फीलिंग्स जताता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन किरुको मारू को ऐसा करने से रोक देती है। फिर वो उसे अपना सीक्रेट रिवील करती है कि उसका शरीर एक लड़की का है पर उसका दिमाग एक लड़के का है, जिसे वो एक लड़का हुआ। उसकी बातों में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, पर यही उसकी सच्चाई थी। जैसे किरुको अपना पास्ट रिवील करना शुरू करती है, हमें 5 साल पहले ले जाया जाता है। आधा के 10 साल बाद इंसान धीरे धीरे मैन ईटिंग मॉन्स्टर की मौजूदगी के साथ एडजस्ट कर चुके थे और अपना घर दोबारा से बनाने लगे थे। 2 भाई बहन किरुको और आरुकी दोनों ने अपने माता पिता को आपदा में खो दिया था, जिससे वो दोनों अनाथ बन गए थे। उसके बाद वो दोनों एक संस्था में रहने लग गए थे जहाँ किरिको इलेक्ट्रिक कार रेसिंग इंडस्ट्री में काम करने लग गई थी। किरिको एक रेसर होती है जो हमेशा अलग अलग प्रकार की रेसेस करती है, जिससे वो दूसरे बच्चों की मदद कर सके जो अनाथ होते हैं। वो अपने भाई को अपना बोनस देकर उसे सपोर्ट भी करती है। उस रेसिंग इंडस्ट्री के हेड ने अपनी सेफ्टी के लिए कई अनाथ बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हायर किया था, जिसमें से एक हारुकी भी होता है। एक दिन 2 गुंडे रेसिंग एरिना में बिना टिकट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और हारुकी उनको अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे मारने लगते हैं। आपदा के बाद वहाँ कायदे कानूनों का कोई महत्व ही नहीं रह गया था, जिससे सब तितर बितर हो गया था। जब वो दोनों गुंडे हारुकी को जान से मारने वाले थे तभी वहाँ पर समय पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम रॉबिन होता है, जो कि बड़ी आसानी से उन गुंडों को हरा देता है और हारुकी को बचा लेता है। उसके बाद रॉबिन हारुकी को बताता है कि लड़ाई करते समय दुश्मनों को बस ढूंढना ही काफी नहीं होता, बल्कि आसपास की चीज को देखकर उसके ऊपर ही इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद वो उन दोनों गुंडों को पकड़ने का क्रेडिट हारुकी को दे देता है, जिससे उसको रिवॉर्ड भी मिल सके। रॉबिन हारुकी से काफी बड़ा होता है और उसकी और अनाथ बच्चों की देखभाल भी करता है, जिससे हारुकी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। रिवॉर्ड मिलने के बाद हारुकी खुशी खुशी अनाथ आश्रम में वापस आ जाता है,
जहाँ पर उसी की उम्र के कुछ अनाथ बच्चे होते हैं। जब वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते तभी किरुको रेस से वापस आ जाती है और उसको बताती है कि रेस करते समय गलती से उसका हाथ टूट गया था और एक दाढ़ी वाला डॉक्टर उसको वहां तक लेकर आया था। जब किरुको रेस करने जाती है तो वहाँ मौजूद एक बच्चा चुपके से हारुकी को कहता है कि वो किरुको के डॉक्टर के ज्यादा करीब ना जाए, क्योंकि रॉबिन की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो डॉक्टर चुपके से मैन ईटिंग मॉन्स्टर पर स्टडी करता है और वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करता है। रात में जब हारुकी सो रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि किरुको को ठंड लग रही है, तब वो उसके साथ में सोने के लिए बोलता है। जब किरुको सच में उसके साथ सोने के लिए आती है तब हारुकी थोड़ा शर्मा जाता है। उसी वक्त नीचे से कुछ आवाजें आती हैं और हमको पता चलता है कि इंसान खाने वाले मॉन्स्टर पड़ोस में देखे गए हैं और कुछ आदमी लोग उससे लड़ने जाते हैं। ये देखकर हारुकी भी वहाँ जाने का डिसाइड करता है और वो अपनी खुद की बनाई हुई बंदूक लेकर चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन बदल जाता है जब हारुकी अपनी बंदूक के साथ ट्रेनिंग करता है। तब हमको पता चलता है कि वो इंसान खाने वाले मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है, पर रॉबिन हारुकी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उनको फॉलो करने के लिए, क्योंकि आपदा के वक्त उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया था जो कि लगभग हारुकी की उम्र की ही थी। इसलिए वो हारुकी की सबसे ज्यादा देखभाल करता है जिससे वो उसको सेफ रख सके। तभी हारुकी ये नोटिस करता है कि घड़ी में 3 बज गए हैं और वो अपनी बहन की रेस देखने के लिए चला जाता है। रेस को अच्छे से देखने के लिए वो अपनी दूरबीन निकालता है, पर वो तभी एक ट्रांसपेरेंट मैन ईटिंग मॉन्स्टर को ट्रैक के आखिरी में देख लेता है। वो मदद के लिए वहाँ से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन रेस शुरू हो चुकी थी और वहाँ मौजूद लोगों की चीयर्स इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये सोच कर कि उसकी बहन को फिनिश लाइन तक पहुंचने में बस कुछ ही मिनट्स लगेंगे, तब उसे समझ आ गया था कि उसके पास दूसरों को इन्फॉर्म करने का वक्त नहीं बचा है। इसलिए उसने अपनी बंदूक उठाई और उस जगह की तरफ भाग गया जहाँ मॉन्स्टर दिखा था। जब उस मॉन्स्टर पर गोली चलाता तब उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तब हमारा बहादुर हारुकी एक चाकू निकालता और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, मगर वो उसको मार नहीं पाता और वो मॉन्स्टर उसको जकड़ लेता है। उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद किरुको वहाँ पहुंच जाती है और वो मॉन्स्टर को देख लेती है। फिर वो पीछे जाकर रेस रुकवा देती है और उनसे मदद मांगने के लिए बोलती है। जब वो वहाँ से जाने वाली थी तभी वो हारुकी को उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर देख लेती है जिसको उस मॉन्स्टर ने जकड़ रखा था। ये देखकर किरुको को कुछ समझ नहीं आता तो वो सीधा अपनी गाड़ी चलाकर उस मॉन्स्टर को ठोक देती है और मॉन्स्टर के मुंह से उसकी बॉडी को निकाल लेती है। वो मॉन्स्टर उनके ऊपर दोबारा से हमला नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसका पेट भर गया हो। दुख की बात तो ये थी कि हारुकी का सिर्फ आधा शरीर ही बचा था, जिसको देखकर किरुको रोने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसका भाई अब मर जाएगा। उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें आने लगती हैं, पर उसकी आंखों से आंसू गिरना नहीं रुकते। उसी समय हमारा सीन बदल जाता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई हारुकी की बॉडी का इलाज कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो सपने में है जहाँ पर उसने अपनी प्यारी बहन को हमेशा के लिए खो दिया है और उसको उसी मॉन्स्टर ने उलझा कर रखा है। जब हारुकी को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में पाता है। फिर वो अपने आप को खींचते हुए वार्ड के बाहर तक ले जाता है। जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने नियंत्रण खो देता है, क्योंकि वो ये देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो किरुको में बदल गया है और वो अपनी बहन को देखने के लिए चिल्लाने लगता है। तब डॉक्टर्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और उसे ट्रैंकुलाइजर्स इंजेक्ट कर देते हैं। नर्सेस का मानना था कि किरुको अपने भाई के लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो अपने आप को ही हारुकी समझने लगी थी। इस वक्त हारुकी शांत हो जाता है और उनसे पूछता है कि कोमा में जाने के बाद क्या हुआ था। नर्सिस ने किरुको को बताया, जो कि असल में हारुकी होता है, कि जब वो और उसका भाई हॉस्पिटल लाए गए थे दोनों मौत के बहुत करीब थे और वही दाढ़ी वाले डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था, पर दुर्भाग्य से उसका भाई मर जाता है और वो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से चला गया था। हारुकी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कोमा में जाने से पहले वो जिंदा था। तब उसने अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा देखा था। फिर उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि उसकी बहन उसके साथ हॉस्पिटल क्यों भेजी गई थी। हारुकी ये जानता था कि उसकी बात में कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वो अपनी बहन की बॉडी में है, पर उसको एक कंफर्म पता था कि वो ही हारुकी है और अपनी बहन को खो देने की वजह से वो बहुत उदास होता है। पर कभी कभी अपनी बहन की बॉडी इनहेरिट करने पर हारुकी रात के समय खुद ही खुश हो जाता था। उसकी अपनी बहन के लिए फीलिंग्स काफी स्पेशल लगती थी। हारुकी ने यह राज अपने तक ही रखने का फैसला किया और 4 महीने गुजर जाते हैं जब तक वो पूरी तरह से रिकवर होता है। उसके बाद उसने हॉस्पिटल से जाने का डिसाइड किया ताकि उसके साथ जो भी हुआ है वो उसका पूरा सच जान सके। हारुकी को याद होता है कि एक अनाथ बच्चे ने उसको बताया था कि रॉबिन उस दाढ़ी वाले डॉक्टर के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था, तो रॉबिन के पास जाने का सोचता है कि शायद उसको इस बारे में कुछ पता हो। उसके बाद हारुकी रेक्टो कार्ट रेसिंग वाली जगह पर जाता है जहाँ पर वो काम करता था, पर तब उसको पता चलता है कि शायद रॉबिन भी मर गया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिनों से बहुत लोग गायब हो रहे थे, जिसमें से एक रॉबिन भी था जो कि उनके बारे में जांच पड़ताल करने गया था। हारुकी दौड़कर अपने अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ पर वो रहता था, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त भी वहाँ से जा चुके हैं। तभी वहीं पास में रहने वाले एक आदमी उसे बताता है कि रॉबिन और किरुको के जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाती है, जिससे उनको वहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था। पर वहाँ पर किसी को नहीं पता था कि वो लोग कहाँ गए हैं, जिससे हारुकी बहुत उदास हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है और बेड में लेटकर रोने लगता है। इस वक्त हारुकी के दिमाग में एक जरूरी बात आती है कि लोगों को यहाँ रॉबिन की बॉडी नहीं मिली थी और कोई पक्का सबूत भी नहीं है कि रॉबिन मर चुका है। शायद रॉबिन बस कहीं और चला गया हो। हारुकी का मानना था कि अगर वो रॉबिन या डॉक्टर को ढूंढ ले तो उसे सच का पता चल जाएगा, इसलिए उसने दोनों की तस्वीरें ढूंढी और अपना नाम बदलकर किरुको रख लिया। उसने अपने आप को एक बॉडीगार्ड के रूप में दिखाया जो अपने एम्प्लॉयर्स की रक्षा करता है और उनके साथ जगह जगह जाकर रॉबिन और डॉक्टर को ढूंढने लगा। 4 साल इसी तरह गुजर गए जब तक किरुको की मुलाकात मारू से नहीं हुई। किरुको के चौंका देने वाले पास को सुनकर मारू हैरान हो जाता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो मॉन्स्टर से भरी हुई है जहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं लगता, इसलिए मारू किरुको की बात मान लेता है।
बस उसे ये समझ नहीं आता कि क्या उसे अभी भी किरुको को सिस्टर कहकर बुलाना चाहिए, और वो दोनों इस बात को लेकर उलझन में है कि अब उन दोनों को एक दूसरे को क्या कहकर बुलाना चाहिए। तभी उनको एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। किरुको और मारू उसकी तरफ भागते और ये देखकर चौंक जाते हैं कि उस बोर्ड के बाहर एक डरावना सा मैन ईटिंग मॉन्स्टर है जो कि बहुत खतरनाक होता है। इस वक्त सीन शिफ्ट होता है हेवन की तरफ, जहाँ एक लड़का कोना एक अजीब से चेहरे वाले बेबी को पेंट कर रहा होता है। एक लड़की उसकी पेंटिंग को देखकर पसंद करती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती कि अजीब तो है पर अच्छी है, और उसे पूछती कि क्या वो ये पेंटिंग उसे दे सकता है। कोना थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसकी पेंटिंग अजीब क्यों लग रही है। तभी टोक्यो वहाँ आता है और उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। टोक्यो उस लड़की से कहता है कि वो हमेशा कोना की पेंटिंग्स में गलतियां ना ढूंढा करे, जबकि लड़की जवाब देती है कि वो तो उसकी तारीफ ही कर रही थी, और ये भी कहती है कि उसने असली बेबीज को देखा है जिनके चेहरे नहीं होते। टोक्यो उस लड़की के पीछे बाहर चला जाता है जिसका नाम कुकू होता है। कुकू से कहती है कि अगर वो बिना चेहरे वाले बेबीज को देखना चाहता है तो उसका पीछा करे। टोक्यो अपना सिर हिलाकर हाँ बोलता है तो कुकू से उस बड़ी दीवार के नीचे ले जाती है और फिर उस दीवार पर चढ़ जाती है। उसके हाथ और पैर किसी भी चीज पर चिपक सकते थे और अपनी इस पावर की मदद से वो दीवार के वेंट के ऊपर तक पहुंच जाती है। टोक्यो भी ऊंची दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, इसलिए वो कोई और तरीका ढूंढकर कुकू के पीछे रहने की कोशिश करता है। इसी बीच हेवन के कैमरास बच्चों की हर हरकतों को देख रहे होते हैं। एक रूम में दो स्टाफ मेंबर्स की बातचीत से हमें पता चलता है कि हेवन में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और बच्चों की कोई भी बात उनकी नजरों से बच नहीं सकती। यहाँ के लोग उन बच्चों के मूवमेंट्स और बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे क्योंकि ये बच्चे उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। जब वो दो बच्चों को एक दूसरे के गले लगते और किस करते हुए देखते हैं तो उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उन्होंने कभी भी उन बच्चों को प्यार के बारे में नहीं सिखाया था। इसी वक्त टोक्यो एक मशीन को देखता है और दीवार के अगेंस्ट चलने की मशीन की एबिलिटी का फायदा उठाकर उस पर चढ़ने लगता है। सोचने वाली बात तो ये थी कि मॉनिटर पर टोक्यो को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन वो मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। जल्द ही टोक्यो कुकू का पीछा करते हुए वेंटिलेशन डक्ट के थ्रू एक लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। वहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट्स कंटेनर्स होते हैं जिनमें अजीब से बेबीज होते हैं और उन बेबीज का चेहरा तक नहीं होता, और तो और उनकी बॉडीज के नीचे अजीब से जाले उग रहे थे। जब उनमें से एक बेबी टोक्यो को देखता है तो अपना हाथ फैलाकर अपनाने का इशारा करता है। टोक्यो जिज्ञासा से बेबी के पास जाता है और तभी रूम में एक अलार्म बज जाता है जो अनाउंस करता है इंट्रूडर डिटेक्टेड। कुकू तुरंत वेंटिलेशन डक्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन टोक्यो के पास कुकू जैसा बैलेंस नहीं था और वो इतना डर जाता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। इस वक्त अलार्म सुनकर स्टाफ मेंबर्स किसी को भेजते हैं ये देखने के लिए कि इंट्रूडर कहाँ पर घुसे हैं, लेकिन कुछ देर पहले की तरह अभी भी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर टोक्यो नहीं दिख रहा था। टोक्यो अभी भी घबराया हुआ था और कुकू जल्दी से उसका नाम लेकर चिल्लाती है और उसका हाथ पकड़कर भाग जाती है। उनके जाने के बाद वही बेबी जो अभी टोक्यो के साथ इंटरैक्ट कर रहा था धीरे से बोलता है टोक्यो। ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेंज बेबी टोक्यो को याद रखता है। अगले सीन प्रिंसिपल के पास शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल के साथ एक रोबोट है जिसका नाम मीना है और उसका बॉडी हेवन के हर सिस्टम को कनेक्ट रखता है। उनकी बातों से हमें ये समझ आता है कि हेवन मीना की बॉडी की तरह है और वो हेवन में होने वाली हर चीज को फील कर सकती है, लेकिन फिर भी वो ये नोटिस नहीं कर पाती कि टोक्यो ने इंट्रूजन किया है। इसलिए प्रिंसिपल आखिर में अभी बजने वाले अलार्म को एक गलती समझ लेता है। अब हेवन की स्टोरी को खत्म करते हैं और किरुको और मारुकी के साइड पर चलते हैं। किरुको फिश पर एक मैन ईटिंग जायंट फिश को डिटेक्ट करती है। यह अजीब फिश कुकू की एबिलिटी जैसी एक पावर रखती है जिसमें इसकी बॉडी पर कई ह्यूमन आर्म्स हैं जो वॉल्स पर चिपक कर जल्दी से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यह फिश एरो स्पिच करके ह्यूमन पर अटैक करती है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि एक अजीब से पानी की फिल्म से कवर्ड होती है जिस पर किरुको के पिस्टल तक का कुछ असर नहीं होता। किरुको और बाकी लोग कुछ और देर के लिए शिप के अंदर छिप जाते हैं और कैप्टन से यह पता चलता है कि ये शिप समुद्र के किनारे तक पहुंचने में कम से कम 30 मिनट का समय लगाएगी। लेकिन अगर ये स्ट्रेंज फिश शिप पर लगातार अटैक करती रहे तो शिप के बर्बाद होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब तक की ऑब्जर्वेशन से किरुको को पता चलता है कि अजीब सी फिश अपने बॉडी पर बनी पानी की फिल्म के कारण वॉल पर चिपक कर मूव कर पाती है और अपनी प्रोटेक्शन भी करती है। इसलिए किरुको एक काफी डेंजरस प्लान सोचती है जो कि इस फिश को शिप की तरफ लाना और उसका वहाँ सामना करना होता है। मारू किरुको के प्लान को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि किरुको तुरंत डेक की तरफ भागकर फिश का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। जब फिश किरुको की तरफ आती है तो वो और मारू जल्दी से भागकर कैबिन के उस तरफ चले जाते हैं जहाँ उनका सामान रखा हुआ होता है। मारू कैबिन से निकलने के लिए एग्जिट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन किरुको उसे बताती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तब हमको पता चलता है कि इस कैबिन में कई तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं बल्कि काफी सारा भांग और गांजा भी रखा हुआ था। ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस और भांग उस अजीब से फिश के बॉडी के मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं जिससे उसकी पानी की फिल्म गायब हो जाती है। इसके बाद फिश एक नॉर्मल जायंट फिश में बदल जाती है। जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो किरुको मारू से कहती है कि अब वो उस फिश को मार दे। जब मारू उस फिश पर अपना हाथ रखता है तो फिश की बॉडी श्रिंक करने लगती है और उससे सफेद धुआं निकलने लगता है और फिश तुरंत अपनी जान खो बैठती है। ऐसा लगता है कि मारू के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो सिर्फ टच करके मॉन्स्टर को मार सकती है। थोड़ी देर बाद शिप समुद्र के किनारे पहुंच जाती है और कैप्टन किरुको मारू को मॉन्स्टर को मारने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उन्हें कुछ पैसे देता है, लेकिन किरुको पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उनका मानना था कि वो सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे। इस वक्त किरुको अपनी पिस्टल निकालती है और कैप्टन से पूछती है कि क्या वो उस पिस्टल पर बने मार्किंग को पहचानता है। कैप्टन के साथ एक क्रू मेंबर जो उनका साथ दे रहा होता है मार्किंग को ध्यान से देखने के बाद कहता है कि हाँ वो उसे जानता है। जब तक किरुको और मारू रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें मार्किंग से रिलेटेड बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि उन्हें काम की इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। इस उम्मीद में दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी डिसअपॉइंटमेंट तब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि क्रू मेंबर ने पिस्टल की मार्किंग को एक होम सेंटर के कार्टून बर्ड लोगो से गलत समझ लिया था।
इसका मतलब ये होता है कि इस बार का क्लू भी उनके लिए बेकार साबित होता है। फिर भी उनका सफर बिल्कुल बेकार नहीं जाता। मारू वहाँ कुछ खाने का सामान ढूंढ लेता है और दोनों एक बार फिर से बढ़िया सा खाना खाकर मजे लेते हैं, जो उन्हें कभी पहले मिलता था। आज चलते हैं टोक्यो की स्टोरी की तरफ, जहाँ एक दिन टोक्यो अपनी क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़का शीरो मिमी हिमे को एक तरफ ले जाता है। वो उसे ऐसे कोने में ले जाता है जहाँ उन्हें कोई नहीं देख सकता था, और फिर वो जो कुछ भी कहता है उससे मिमी हिमे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। शीरो शर्माते हुए मिमी हिमे से कहता है कि जब भी वो उसे देखता है उसके दिल में अलग सी फीलिंग आने लगती है। वो चाहता है कि वो उसे अपने रूम में लॉक कर ले और उसके कपड़े उतारे और उसकी बॉडी को छुए और उसकी बॉडी को लिक भी करे। ये सुनकर मिमी हिमे कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि शायद शीरो उसे खाना चाहता है। शीरो जल्दी से कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को मिमी हिमे को समझा नहीं पाता। इस बीच टोक्यो उनकी बातों को सुन लेता है और शीरो के कहने पर सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद टोक्यो अपने एक अच्छे दोस्त तराओ से मिलने जाता है, जो कि बीमार होता है। तराओ के बॉडी पर काफी डार्क निशान होते हैं और वो काफी डर में भी लगता है। टोक्यो उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि जब वो ठीक हो जाएगा तब वो दोनों साथ मिलकर खूब खेलेंगे। इसी वक्त तराओ टोक्यो का हाथ पकड़ लेता है और जब तक वो कुछ सोच पाता उससे पहले तराओ उसके करीब आ जाता है और उसके लिप्स पर किस करने की कोशिश करता है। टोक्यो चौंक जाता है और तुरंत तराओ को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हेवेंस के बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके ह्यूमन इमोशन धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तभी कोना अचानक से टोक्यो को देख लेता है, जो कि पैनिक करते हुए भाग रहा होता है। टोक्यो एक उदास एक्सप्रेशन के साथ कोना को सब कुछ बता देता है जो उसके साथ अभी अभी हुआ। वो कोना से शिकायत करता है कि आजकल सब लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो इन बदलावों से डर रहा है। कोना उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि किसी से प्यार करना एकदम नॉर्मल बात है। शायद कुछ ही दिनों में टोक्यो के अंदर भी किसी के साथ प्यार भरी बातें करने की इच्छाएं जाग जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है। ये सुनकर टोक्यो ब्लश करने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा कभी होता है तो उसे उम्मीद है कि वो इंसान कोना हो। ये सुनकर कोना मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे भी उम्मीद है कि टोक्यो ही वो इंसान हो। रात को कोना के दिन में कहे गए शब्दों को याद करके टोक्यो इतना खुश होता है कि उसे नींद ही नहीं आती। तभी उसे एक अर्जेंट न्यूज मिलती है कि ताराओ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और वो टोक्यो से मिलना चाहता है। टोक्यो तुरंत ताराओ के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहाँ ताराओ से जबरदस्ती किस करने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उस वक्त उसने टोक्यो की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा और अब उसे ऐसा लगता है कि उसके जीने के दिन बस गिनती के रह गए हैं। टोक्यो ताराओ के लिए काफी चिंता करता है और इसी वक्त ताराओ हिम्मत करके टोक्यो से कहता है कि वो इस खतरनाक जगह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाए। हैरानी की बात ये थी कि खुशनुमा लगने वाले हेवन के पीछे इतने सारे डरावने राज छिपे हुए थे, जैसे कि बिना चेहरे वाले बेबीज, ताराओ की अजीब सी बीमारी, मिस्टीरियस प्रिंसिपल और रोबोट मीना। शायद हेवन का कनेक्शन बाहर के मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स के होने से है। ये बेबीज बड़े होने पर कैसी शक्ल लेंगे? क्या किरुको और मारू हेवन को ढूंढने में सफल हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।